गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी। आप जानते हैं कि साइकेट्रिक इलनेस जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के अंदर एक एबनॉर्मल कंडीशन पाई जाती है। प्रीवियस क्लास के अंदर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में बात किए, और आज जो पढ़ने वाले हैं वो मोटर एक्टिविटीज मतलब मूवमेंट से रिलेटेड। यहां पे क्या है? मोटर एक्टिविटी। एक साइकेट्रिक पर्सन है, एक मेंटली इल पर्सन है, उनके अंदर मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है या क्या डिसऑर्डर है, उसके बारे में बात करते हैं। डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर बोल सकते हैं और डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं। और मोटर एक्टिविटी, मोटर इज रिलेटेड टू मूवमेंट। ध्यान रखना, मोटर है ना, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट। मोटर इज रिलेटेड टू मूवमेंट, जिसके अंदर मोटर एक्टिविटीज के अंदर क्या है? एक तो है इंक्रीज एक्टिविटी, मतलब एक तो एक्टिविटीज है वो क्या है? बढ़ जाएगी। एक साइकेट्रिक पर्सन जिसकी में एक में एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे मेनिया वाला पर्सन होता है। मेनिया एक बीमारी है जिसके अंदर उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा है डिसएक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे अपन बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हाथ इधर उधर कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, और बार बार मैं ऐसे मोड़ दूं हाथ, ये क्या है? एबनॉर्मल है ना। तो इस प्रकार से डिसएक्टिविटी मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। उसके बाद में तीसरा है डिक्रीज एक्टिविटी। तो इस प्रकार से डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, जिसे मूवमेंट से रिलेटेड बात करें तो तीन प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एक तो एक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, मतलब एक में तो ज्यादा मूवमेंट करेगा। एक में मरीज तो इतना इधर भागेगा, वो रुकेगा भी नहीं, कंट्रोल भी नहीं होगा। जैसे गांव के अंदर जब लड़ाई होती है, दोनों महिलाओं के बीच में लड़ाई होती है, तो वो कितनी इस प्रकार से हाथ इधर उधर उधर करती है, वही कंडीशन इसके अंदर है। तो एक में एक्टिविटी ज्यादा होगी और इसमें क्या होगा? एक्टिविटी घट जाएगी। जैसे डिक्रीज एक्टिविटी जिसके अंदर डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन वाला पर्सन क्या है? एक कोने में बैठा रहता है, म्यूटेंट, मोशनलेस रहता है। वो किसी भी प्रकार का इधर उधर घूमना फिरना, गांव में जाना करना, बाहर जाना, वो नहीं जाता है, बस अपने आप मन से बैठा रहता है। उसको घर में क्या फंक्शन हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। और एक पर्सन जिसको बहुत एक्टिविटी बढ़ गई है, जिसमें वो अर्ज मूवमेंट, वॉकिंग एंड टॉकिंग, इधर उधर घूमता बोलता फिरता है। एक है एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है, तो इनके बारे में बात करेंगे। बड़े पैमाने पे मोटर एक्टिविटीज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंक्रीज एक्टिविटीज। इंक्रीज एक्टिविटीज के अंदर तो अपन बात करेंगे, इसमें मेनिया के बारे में बात करेंगे। मेनिया, इसके अंदर डिक्रीज एक्टिविटी के अंदर बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। और डिसएक्टिविटी, जिसके अंतर्गत डिसएक्टिविटी के अंदर सबसे पहले बात करेंगे रिपीटेशन बिहेवियर। एक बात करेंगे रिपीटेशन बिहेवियर, बार बार जो आदत है उसको रिपीट करता है। दूसरी बात करेंगे ऑटोमेटिक बिहेवियर, जिसमें ऑटोमेटिक बात करता है, क्या करता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तीसरा बात है नेगेटिविज्म, मतलब नेगेटिव एक्टिविटीज करता है। अपन बोलते हैं क और वो करता है ख, है ना। जैसे किसी को बोलते हैं मुंह खोलने के लिए, तो वो मुंह बंद करेगा, मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं तो मुंह खोलेगा। इस प्रकार से साइकेट्रिक पर्सन है जो इलनेस है, तो उसके अंदर तो देखने को मिलेगा। उसके बाद में है कंफ्यूजन, वायलेंस और सुसाइड, ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। बच्चों, जो मैं आपको साइन सिम्टम ऑफ साइकेट्री के अंदर बता रहा हूं, ये सारे सिम्टम आपके अंदर नहीं हो सकते, परंतु मैं कहूं कि 70% ये साइन सिम्टम सभी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। तो आप जितना भी साइन सिम्टम पढ़ोगे उसके बाद में आपको ये मालूम होगा, ये प्रतीत होगा कि ये तो मेरे को भी है ना।
परंतु आप ये मत समझना कि ये हमारे अंदर बीमारी है, ठीक है। अब देखिएगा, मोटर एक्टिविटी जिसके अंतर्गत इंक्रीज एक्टिविटी, डिस एक्टिविटी और डिक्रीज एक्टिविटी के बारे में बात की है। डिस एक्टिविटी जिसके अंतर्गत रिपीटेशन बिहेवियर, ऑटोमेटिक बिहेवियर, नेगेटिज्म, कंपल्सन, वॉयलेंस और सुसाइड, ये प्रक्रिया रहती है। अब उसके बाद में बात करते हैं रिपीटेशन बिहेवियर, जिसके अंदर स्टीरियोटाइप एक्टिविटी कहा जाता है। स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज जिसके अंदर 3 सब टाइप होता है। एक तो होता है पोजीशन के बारे में, मरीज का पोजीशन है वो गड़बड़ करता है। दूसरा है मूवमेंट है, वो गड़बड़ होता है। और तीसरा है स्पीच है, वो गड़बड़ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के इसके ये रिपीटेशन बिहेवियर जिसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज। और स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों के अंदर बांटी गई है। एक एक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिक बिहेवियर जिसके अंतर्गत 2 वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, मोटर एक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। इंक्रीज एक्टिविटी किसके अंदर होती है? मोटर एक्टिविटीज के अंदर। डिक्रीज एक्टिविटीज किसके अंदर देखने को मिलती है? मोटर एक्टिविटीज के अंदर। मेनिया डिप्रेशन वाली बीमारी कौन सी एक्टिविटीज के किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो आप बोलोगे मोटर एक्टिविटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। यदि मैं कहूं कि इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया ये इस प्रकार की कंडीशन किस डिसऑर्डर के अंदर आएगा? तो आप बोलोगे मोटर एक्टिविटीज के अंदर आएगा। आया समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। परंतु उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि इसके अंदर इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या है इकोलेलिया, क्या है इकोप्रेक्सिया, इसके बारे में बात करते हैं। जब तक बच्चों आपको साइन सिम्टम या टर्मिनोलॉजी साइकेट्रिक की नहीं आएगी तब उस कंडीशन के अंदर आप बीमारी को नहीं पकड़ पाओगे। और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको आना बहुत जरूरी है। किस प्रकार के थ्रोट के अंदर, किस प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर, किस प्रकार के डिसऑर्डर के अंदर क्या टर्मिनोलॉजी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये एक क्लासिफिकेशन बच्चों आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको क्लासिफिकेशन को अच्छे से आपको याद करना है। अब अपन बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा इंक्रीज एक्टिविटी। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा इंक्रीज एक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंक्रीज एक्टिविटी। ये मोटर एक्टिविटी मूवमेंट से रिलेटेड है, चलने फिरने से रिलेटेड है। इंक्रीज एक्टिविटीज के अंदर तो मरीज एक जगह नहीं बैठ पाएगा। पर्सन कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, एक ऐसा एक्टिविटी करता है ना तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है और ना ही पर्पजफुल होती है। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये काम की है एक्टिविटी, नॉट ऑर्गेनाइज्ड होती है, ना प्लानिंग होती है, ना पर्पजफुल होती है। ऐसे ही वो अपने अपने एक्टिविटीज करता रहता है, इधर उधर घूमना, करना, वो करना, वो करना। उस ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन की वजह से ये एक्टिविटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रेशर आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा मेनिया। अब मेनिया के अंदर मेनिया वाला पेशेंट होता है, वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। वो 1 मिनट तक नहीं बैठा, 48 घंटा तक मरीज घूमता रहता है, जिसको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मेनिया वाले मरीज होते हैं जिसकी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। खाना कैसे खाएगा? बच्चों, वो खाना नहीं खाता है, वो चलता फिरता खाना खाता है। चलता फिरता कैसे खाएगा? उनको जो फूड है ना उसको बोलते हैं फिंगर फूड देते हैं बच्चों। ऐसे पर्सन को फिंगर फूड देते हैं, अंगुली जैसा फूड देते हैं। मतलब रोटी के ऊपर अंदर सब्जी डाल देते हैं, उसको गोल गोल बना देते हैं, उसको पकड़ा देते हैं, फिर वो खाता रहता है, जाता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया करता है। तो मेनिया के बारे में आप जैसे ही मेनिया वर्ड आएगा तो उसके अंदर आप ये ध्यान रखना, मेनिया वाले वर्ड के अंदर, मेनिया के अंदर, मेनिया के अंदर इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, PMA, साइकोमोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती है। दूसरा मेनिया के अंदर फ्लाइट ऑफ आइडिया, FLIGST, फ्लाइट ऑफ आइडिया।
मोटर एक्टिविटीज बढ़ जाएगा, वो फ्लाइट ऑफ आइडिया करेगा, वो बोलेगा कि ये मैं जो फ्रिज है, ये अलमीरा है, इसको 2 अंगुली पे उठा दूंगा। मैं प्रधानमंत्री से बात करता हूं, अतार्किक बातें करता है, आइडिया कहां से कहां घूमता रहता है, उसको सब लगता है कि जब जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। तो इस प्रकार से फ्लाइट ऑफ आइडिया कभी किधर कभी किधर कभी किधर घूमता रहता है। ठीक है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज है, मूवमेंट है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि मरीज वार्ड के अंदर है तो क्या है, वार्ड के अंदर इधर उधर घूमेगा, करेगा, तोड़ फोड़ करना सब उसका काम है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज एक्टिविटी। तो इंक्रीज एक्टिविटीज के बारे में समझ गए। डिक्रीज एक्टिविटीज इसके अंदर इसके मेनिया के जस्ट क्या होगा, विपरीत होगा। पर्सन किसी एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत ज्यादा समय लेता है और कंप्लीट भी नहीं कर पाता है, जैसे डिप्रेशन। डिक्रीज एक्टिविटीज जिसके अंदर एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती है, यहां से उधर जाने के लिए बोलते हैं तो वो धीरे धीरे इस प्रकार से चलता है, उसकी एक्टिविटीज क्या हो गई है, कम हो गई है, और वो कोई भी काम है वो कंप्लीट नहीं करता है, म्यूट एंड मोशनलेस रहता है, वो अपने मन में रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। जैसे अपने बोलते हैं घर में भी किसी को कोई जैसे कुछ चुपचाप बैठा हुआ है या कोई ऐसी कंडीशन होती है तो बोले कि आप चुपचाप डिप्रेशन में क्यों जाएगा, तू ऐसा कुछ तो बोल, ऐसा तो नहीं तू डिप्रेशन में चला गया है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत एक तो एक्टिविटीज कम हो जाती है, साइकोमोटर एक्टिविटीज उसके अंदर कम हो जाएगी, साथ ही साथ में म्यूट एंड मोशनलेस वाली प्रक्रिया होती है। किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। तो डिप्रेशन और मेनिया की डेफिनेशन के बारे में जान गए। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएक्टिविटी। बच्चों जिस वर्ड के आगे DYS लगा रहता है उसका मतलब होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, जिस वर्ड के आगे डिस लगा रहता है उसके बाद उसका मतलब होता है एबनॉर्मल। और डिस एक्टिविटीज मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। साइकोमोटर एक्टिविटी, इस प्रकार की साइकोमोटर एक्टिविटीज विच आर द बैड लीडर, ये क्या है, बैडली है, अच्छी नहीं है, खराब है। तो एक तो होता है कि जो एक्टिविटी है वो बैडली है, डिफिकल्ट है, बहुत कठिन होती है, पेनफुल एक्टिविटीज होती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज होते हैं उसको बोलते हैं डिस एक्टिविटीज। डिस एक्टिविटीज वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत इसका कोई भी पर्पज नहीं होता है, वो बैडली होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, साथ ही साथ में पेनफुल होती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डिसएक्टिविटीज। डिसएक्टिविटीज के अंदर बात करें, सबसे पहले डिसएक्टिविटीज के अंदर मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। डिसएक्टिविटीज के अंदर 3 प्रकार की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले है रिपीटेशन एक्टिविटीज, दूसरा है रिपीटेशन एक्टिविटीज जिसके अंदर क्या होगा, स्टीरियोटाइप पोजीशन, दूसरा है स्टीरियोटाइप मूवमेंट, और तीसरा है स्टीरियोटाइप स्पीच जिसको बोलते हैं वर्बिगेरेशन। एक एक वर्ड के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। डिस एक्टिविटीज जिसके अंदर ए के अंदर बच्चों दिया हुआ है, ए के अंदर दिया हुआ है रिपीटेशन एक्टिविटीज, बी के अंदर दिया हुआ है, बी के अंदर है ऑटोमेटिज्म, और सी के अंदर दिया हुआ है वॉयलेंस, और उसके बाद में इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस एक्टिविटीज जिसके अंतर्गत रिपीटेशन एक्टिविटीज होती है, देखो क्या बोलते हैं, द एक्टिविटीज नीडलेस, कोई भी उसका पर्पज नहीं होता है। रिपीटेशन एक्टिविटीज की देखिएगा बच्चों, रिपीटेशन एक्टिविटीज के बारे में बता रहा हूं। रिपीटेशन एक्टिविटीज जिसके अंतर्गत ये एक्टिविटी है नीडलेस है, ये कोई जरूरी नहीं है, वो बार बार अपनी एक्टिविटीज को बदलता है। ये पर्पजलेस होती है जब पर्सन द्वारा किसी नीडलेस एक्टिविटीज को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसे स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज कहते हैं। रिपीटेशन एक्टिविटीज वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वो नीडलेस होती है, वो पर्पजलेस होती है और वो बार बार किया जाता है। तो मैं कहूं कि किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार जो पोजीशन है वो रिपीट की जाती है उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप पोजीशन या स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज। अब स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज, अरे बच्चों आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, देखो रिपीटेशन एक्टिविटीज मतलब बार बार जो एक्टिविटीज है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और ये जो एक्टिविटीज कर रहा है वो क्या है, नीडलेस है, कोई आवश्यक नहीं है, साथ ही साथ में ये है पर्पजलेस होती है। अब जब एक पर्सन द्वारा
किसी नीडलेस एक्टिविटीज को बार बार किया जाता है तो उसे स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज कहते हैं। स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज या रिपीटेशन एक्टिविटीज जिसमें व्यक्ति नीडलेस है, पर्पजलेस है और वो बार बार करता है। आया समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो रिपीटेशन एक्टिविटीज या स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज है वो अगेन आगे कितने भागों के अंदर बांटा है? ए, बी और सी। ठीक है ना? तो स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सबसे पहले तो है स्टीरियोटाइप पोजीशन, दूसरा है स्टीरियोटाइप मूवमेंट, तीसरा है स्टीरियोटाइप स्पीच। आया समझ में? अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप पोजीशन के बारे में बात करें। पर्सन रिपीटेड मेंटेन ए कांस्टेंट पोजीशन विच में बी अनकंफर्टेबल या कंफर्टेबल, कैटाटोनिक स्टूपर ऑफ सिजोफ्रेनिया दैट इज आल्सो नोन एज द कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। स्टीरियोटाइप पोजीशन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति बार बार वही पोजीशन रिपीट करता है, बार बार वही पोजीशन। जैसे इसको हाथ ऐसे मोड़ा हुआ है, उसको सीधा करने के लिए बोलते हैं तो वो सीधा कर लेता है, फिर बाद में वापस वो इस प्रकार से कर लेता है। ठीक है ना? जैसे मुट्ठी बंद करने के लिए बोलते हैं तो वहां वापस खोल देता है, या खोलने के लिए बोलते हैं तो वापस बंद कर देता है, मतलब बंद रखता है, बार बार वही करता है। जैसे अपने बोलेंगे ना कि भाई ऐसे ऐसे नहीं होना है, तो उसको हाथ से सीधा करते हैं तो फिर वापस ऐसा हो जाता है ना? या इस प्रकार से मुड़ जाता है, उसको सही करते हैं, एक पैर दूसरे पैर पे रखता है, ऐसे ऊपर नीचे रखता है, सीधा करने के लिए बोलते हैं सीधा कर लेता है, परंतु बाद में वापस वो कर लेता है, तो वापस रिपीट करता है। वो पोजीशन उसके लिए कंफर्ट हो सकती है या डिस्कंफर्ट हो सकती है। ठीक है? तो स्टीरियोटाइप पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है? स्टीरियोटाइप पोजीशन के अंदर है वो पोजीशन एब्नॉर्मल पोजीशन कर लेता है, बार बार वही रिपीट करता है जो उसके मन में आता है। ठीक, अब इसके अंदर 2 वर्ड है, एक तो है कि कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। कैटाफ्लेक्सी ए टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस प्रिसिपिटेड बाय ए वेराइटी ऑफ इमोशंस स्टेट, जैसे डेथ ऑफ क्लोजर रिलेटिव या लव फेल्यूर। इसके अंदर बच्चों ये बोला जा रहा है कैटाफ्लेक्सी वह प्रक्रिया, ध्यान रखना टर्मिनोलॉजी, कैटालेप्सी, कैटालेप्सी या कैटालेप्सी बोल सकते हैं या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत टेम्परेरी लॉस ऑफ द मसल्स टोन, जो मसल्स है उसकी टोन है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, और उसके अंदर क्या आ जाती है? वीकनेस आ जाती है, और वेराइटी ऑफ इमोशंस ऑफ स्टेट, एक ऐसा इमोशन वाली प्रक्रिया, एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसकी वजह से क्या है? उसकी मसल टोन खत्म हो जाती है, उसके अंदर वीकनेस आ जाती है। जैसे मैं कहूं कि लव फेल्यूर वाली कंडीशन, या किसी की डेथ हो गई है, या उनके रिलेटिव में किसी की डेथ हो जाती है, या रिलेटिव की लव फेलियर हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वाली कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं कैटाफ्लेक्सी। कैटाफ्लेक्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वह कंडीशन जिसके अंतर्गत एक कुछ समय के लिए टेम्परेरी उसका मसल्स लॉस हो जाता है, साथ ही साथ में उसकी वीकनेस हो जाती है, और जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, उसकी वजह से होता है। जैसे किसी का डेथ हो गया, लव में फेल्यूर हो गया, है ना? ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है जिसके अंदर वो बार बार पोजीशन है वो एबनॉर्मल पोजीशन क्रिएट करता है। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं दूसरा स्टीरियोटाइप मूवमेंट। अब स्टीरियोटाइप मूवमेंट, स्टीरियोटाइप, स्टीरियो इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज। जिस वर्ड में स्टीरियो लिखा रहता है उसका मतलब होता है एक्टिविटी, तो इसमें क्या है? स्टीरियोटाइप मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है चलना फिरना। इट इज आल्सो नोन एज मैनरिज्म। मैनरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनरिज्म यानी मूवमेंट, ठीक है ना? मैनरिज्म मतलब स्टीरियोटाइप मूवमेंट, मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो,
किसी पर्सन का बात करते वक्त बार बार गर्दन को हाथ लगाना, बात करते वक्त बार बार सलाइवा का निगलना, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को का बात करते वक्त बार बार पेट पर हाथ घुमाना। अब इस प्रकार की कंडीशन जिसके अंतर्गत बच्चों स्टीरियोटाइप मूवमेंट वह प्रक्रिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, देखो गर्दन को हाथ लगाना, जैसे अपन बात कर रहे हैं बार बार उसमें इस प्रकार से हाथ लगाते हैं, कुछ थोड़े टाइम बाद में इस प्रकार से गर्दन पे हाथ लगाते हैं। एक तो ये, दूसरा है बात करते करते बार बार ऐसे थूक निकलते हैं, सलाइवा निकलते हैं, ऐसे निकला जाता है। तो इस प्रकार से बार बार बातें करते समय सलाइवा का निकलना या बार बार बातें करते समय गर्दन पे हाथ लगाना, या एक सिजोफ्रेनिया वाला पर्सन है, एक सिजोफ्रेनिया वाली बीमारी है जिसके अंतर्गत बात करते करते बार बार पेट पे हाथ घुमाता है। जैसे कई लोगों की आदत नहीं होती है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो वो कंडीशन होती है। तो इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप मूवमेंट। और स्टीरियोटाइप मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, मैनरिज्म है। आया समझ में भाई? अरे बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो सिजोफ्रेनिया बच्चों वर्ड आया है, एक थोड़ी सी बात को ध्यान में रखिएगा, सिजोफ्रेनिया ये सिजोफ्रेनिया बच्चों एक ऐसी कंडीशन है, एक सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर थॉट डिसऑर्डर होता है, थॉट, उसके बाद में इमोशन और उसके बाद में बिहेवियर। थॉट मतलब उसकी थिंकिंग चेंजेज हो जाती है, उसके बाद में उसका इमोशंस अल्टर्ड हो जाता है, उसका मूड गड़बड़ा जाता है, उसके बाद में उसकी बिहेवियर, उसकी आदत गड़बड़ा जाती है। तो इस प्रकार से सिजोफ्रेनिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसके अंतर्गत मैं कहूं कि ये साइकेट्रिक इलनेस है, एक मानसिक बीमारी में से सबसे बड़ा बीमारी है, तो वो है सिजोफ्रेनिया। अपन बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में, सिजोफ्रेनिया क्या है, कैसे होता है, क्या उसकी पैथोलॉजी है, क्या क्या उनके सिम्टम देखने को मिलते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो अभी आपको ये याद रखना है स्टीरियोटाइप मूवमेंट जिसके अंदर जिसको बोलते हैं मैनरिज्म, और इसके अंदर क्या है कि कोई भी व्यक्ति बात करते करते गर्दन पे हाथ लगाएगा, बात करते करते सलाइवा निकलेगा, ऐसे से निकलेगा। और सिजोफ्रेनिया वाले मरीज होते हैं वो बात करते करते कहां पे हाथ घुमाता है, पेट पे हाथ घुमाता है। अंडरस्टैंड? तो ये इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप मूवमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियोटाइप स्पीच के बारे में बात करें। हेडिंग डालिएगा स्टीरियोटाइप स्पीच, जिसको किस नाम से जानते हैं, वर्बिगेरेशन के नाम से जाना जाता है। बच्चों स्टीरियोटाइप मूवमेंट जिसको मैनरिज्म के नाम से जाना जाता था, अब स्टीरियोटाइप स्पीच जिसको वर्बिगेरेशन के नाम से जाना जाता है, ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी बच्चों आपको याद रखना है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड, फ्रेसेज या सेंटेंस, मतलब वो रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है? बार बार वापस वही वर्ड बोलता है, वही फ्रेजेस बोलता है, वही सेंटेंस बार बार यूज किया जाता है। जैसे स्टीरियोटाइप स्पीच जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछने पर केवल एक ही जवाब रिपीट करता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, अलग अलग क्वेश्चन पूछो, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बट उस मरीज का आंसर एक ही होता है। बात का प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। मतलब डिफरेंट क्वेश्चन और सेम आंसर। देखिएगा, डिफरेंट क्वेश्चन बट सेम आंसर is known as स्टीरियोटाइप स्पीच या वर्बिगेरेशन। कि कोई भी क्वेश्चन पूछने पर केवल एक ही जवाब रिपीट करता है। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये याद रखना, डिफरेंट क्वेश्चन बट सेम आंसर। तो इस प्रकार से
रिपीटेशन एक्टिविटीज के अंदर 3 प्रकार की एक्टिविटीज के बारे में बात किया। सबसे पहले वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें पोजीशन के बारे में बात किए, स्टीरियोटाइप पोजीशन, जिसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में याद रखना। दूसरा है स्टीरियोटाइप मूवमेंट, जिसमें मैनरिज्म के बारे में बात किए। तीसरा स्टीरियोटाइप स्पीच, जिसके अंदर वर्बिफिकेशन के बारे में बात किए। एक एक के बारे में अपने एग्जाम्पल के बारे में बात की। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिज्म। अब इसके अंदर तो मतलब होता है ऑटोमेटिक, जैसे अच्छा उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कहानी बताता हूं। इसमें पर्सन किसी एक्टिविटी को करते समय पूर्ण रूप से अपने कॉन्शियस लेवल में नहीं रहता है। जैसे कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है तो ऑटोमेटिज्म के अंदर वो पूर्ण रूप से कॉन्शियस नहीं रहता है, होश में नहीं रहता है, मतलब मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है व्यक्ति। ये तो समझ में आ गया। ऑटोमेटिज्म रिपीटेशन हो जाए तो उसे इकोलेलिया और इकोफ्रेक्सिया कहते हैं। ऑटोमेटिज्म वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर कॉन्शियस नहीं होता है, वो कॉन्शियसनेस पूरा फुली कॉन्शियसनेस नहीं होता है। यदि मैं कहूं कि इस प्रकार से सेमी कॉन्शियस के अंदर रहते हुए वो कोई भी एक्टिविटीज को दोहराता है, जिसको इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑटोमेटिज्म एक मोटर एक्टिविटीज का डिसऑर्डर है। ऑटोमेटिज्म एक मोटर एक्टिविटीज का डिसऑर्डर है, और जिसके अंतर्गत कोई भी बात है उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, या बात है या कोई एक्टिविटीज है उसको क्या कर रहा है, रिपीट करता है, जिसको इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों में कहूं कि इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया ये वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमेशा देखने को मिलता है वन वे लाइन के अंदर। तो इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया, देखो बच्चों, इसके अंदर पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं ताकि आपको याद रहे। इकोलेलिया पर्सन किसी दूसरे के द्वारा कहे गए शब्द को रिपीट करता है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर साइकेट्रिक पर्सन है, वो भर्ती है। अब जब भर्ती है तो वहां पे उसको चेक करने के लिए कौन आएगा, डॉक्टर आएंगे। तो डॉक्टर टू पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को कहता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो मरीज क्या बोलता है, व्हाट इज योर नेम। मतलब सेम वर्ड यूज किया जा रहा है। डॉक्टर बोले हैं आप कौन हो, तो मरीज बोलता है आप कौन हो। मरीज डॉक्टर बोलता है आपका क्या नाम है, वो मरीज बोलता है आपका क्या नाम है। डॉक्टर बोलता है आपको अभी क्या दिक्कत है, तो मरीज बोलता है कि आपको क्या दिक्कत है। मतलब सेम वर्ड यूज कर रहा है, नॉन एज द इकोलेलिया। तो इसमें क्या है, किसी पर्सन किसी दूसरे के द्वारा कहे गए शब्द को रिपीट करता है। इसके अंदर क्या है, शब्द रिपीट होता है, वर्ड रिपीट होता है। और इकोलेलिया के अंदर है पर्सन किसी दूसरे के द्वारा की जा रही एक्टिविटीज को रिपीट करता है। जैसे डॉक्टर आया, डॉक्टर ने क्या किया, उसको मरीज को देखा, और देखने के बाद में उसने उसमें अपने फाइल में सब कुछ लिख किया, और उसके बाद में नर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये दवाई उसको चलेगी, और उसके बाद में डॉक्टर वापस चला जाता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर जाता है तो मरीज भी क्या करता है, मरीज भी उसके साथ पीछे पीछे इस प्रकार से चलता है ना। या वो कैसे करता है, डॉक्टर जैसे एक्टिविटीज किया, ऐसे देखा, उसके बाद में इस प्रकार से लिखा, उसके बाद ऐसा किया, वो ऐसा रखा, और उसके बाद में वापस डॉक्टर जैसे चलता है वैसे वैसे पीछे पीछे चलता है। मतलब इकोप्रेक्सिया के अंदर एक्टिविटीज करता है। इकोप्रेक्सिया के अंदर जो पर्सन है वो क्या करेगा, एक्टिविटीज करेगा। जैसे कई बार नहीं होता है कि वो किस ऐसे से जैसे ऐसे चलते हैं, कोई मरीज इस प्रकार से चलते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं, तो वो पर्सन है, साइकेट्रिक पर्सन है, वो भी क्या करेगा, ऐसे से चलेगा, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। मतलब इकोप्रेक्सिया के अंदर
एक्टिविटीज को रिपीट करता है और इकोलेलिया के अंदर वर्ड रिपीट करता है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ द डिफरेंट। देखिएगा, एक वर्ड है इकोलेलिया। इकोलेलिया के अंदर क्या है, वर्ड रिपीट कर रहा है, ध्यान रखिए ना। वर्ड रिपीट हो रहा है। और इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया के अंदर, इकोप्रेक्सिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक्टिविटीज रिपीट होती है, एक्टिविटी रिपीट होती है, एक्टिविटीज रिपीट होती है, एक्टिविटीज रिपीट होती है, मतलब वर्ड रिपीट होगा। आपका नाम क्या है, वो मरीज बोलेगा आपका नाम क्या है, तो बोले कि आप कहां, आपका घर कहां हुआ, मरीज बोलता है आपका घर कहां हुआ। मतलब डॉक्टर के द्वारा क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मरीज भी क्या करता है, सेम सेम बोलता है। और उससे पहले बच्चों एक कंडीशन थी, वर्बिकुलेशन। वर्बिकुलेशन के अंदर अलग अलग क्वेश्चन थे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे और उसका आंसर एक ही था। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि रिपीट वर्ड हो रहा है, इकोलेलिया होगा। और इकोप्रेक्सिया मतलब ऐसे याद रखना, प्रेक्स प्रेक्स प्रेक्सिया है ना, ऐसे याद रखना, प्रेक्स प्रेक्स, ऐसे प्रेक्स याद रखना। प्रेक्स प्रेक्स से मतलब क्या है, एक्टिविटी, मूवमेंट, अंडरस्टैंड। तो जैसे मरीज चलता है, जो डॉक्टर आया गया, कैसे चलता है डॉक्टर का मूवमेंट, इस प्रकार से हाथ ऐसे से है तो वो भी पीछे पीछे ऐसे ऐसे करता करता जा रहा है, आ रहा है ना। तो ये वर्ड होता है। ये दोनों ही बच्चों आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यदि मैं कहूं कि मोटर एक्टिविटीज के अंदर से क्वेश्चन आएगा तो इकोलेलिया या इकोप्रेक्सिया में से आएगा। ठीक, दूसरा हेडिंग डालिएगा सी के अंदर, वॉयलेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉयलेंस के बारे में बात करते हैं। पेन कहां गया भाई हाथ से? Violence, it is the aggressive behavior in which the physical force is exerted। जैसे मर्डर है, रेप है, वार है ना, जैसे मर्डर करते हैं या वार है, युद्ध है या रेप वाली परिस्थिति होती है जिसमें क्या होता है, उनका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं वायलेंस। एग्रेसिव बिहेवियर इन विच फिजिकल फोर्स, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, ठीक है ना। एक्सर्टेड, जैसे मर्डर है, रेप है या वार है। युद्ध करते टाइम में देखो कितनी एक्टिविटी बन जाती है, कैसे तलवार को इसे दूसरे मारते हैं, करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। फिजिकल फोर्स क्या हो जाता है, एक्सर्टेड हो जाता है, बढ़ जाता है, अंडरस्टैंड, जिसको बोलते हैं वायलेंस। सुसाइड, वायलेंस टुवर्ड सेल्फ में बी लीड टू सुसाइड या एन एक्ट टू किल वन सेल्फ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुसाइड का मतलब ये ध्यान रखना, सुसाइड एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। उसके दिमाग में खुद को मारने की कोशिश करता है, एक ऐसी एक्टिविटीज करता है कि मैं खुद मर जाऊं, जिसे सुसाइड बोलते हैं। सुसाइड के अंदर आप जानते हैं एक मरीज है, एक साइकेट्रिक पर्सन है, उसके दिमाग में यह घुस जाता है कि एक ऐसा बिहेवियर उसके ब्रेन के अंदर घुस जाता है कि नहीं, मेरे को मरना है, मरने की कोशिश करना, खुद को मरने की कोशिश करना। जैसे पंखा है, पंखे में क्या लगा दिया, रस्सी लगा दिया और फांसी खा गए, है ना। तो सुसाइड का डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, खुद को मरने की कोशिश करते हैं। और इंडिया के अंदर सुसाइड की रेट है वो ज्यादा है। मेल और फीमेल के बारे में बात करें तो मेल सुसाइड ज्यादा करता है, किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। और सुसाइड के लिए धमकियां कौन देती है ज्यादा, महिला देती है। महिला मरती नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। महिला बहुत चतुर होती है। जैसे घर में कुछ छोटी मोटी लड़ाई होगी तो क्या बोलते हैं, मैं तो फांसी खा लूंगी। तो फांसी खा लेंगे तो वो खाती नहीं है, वो दिखावा करती है। जैसे आपने देखा होगा कि महिला कभी ऐसा कुछ होता है तो बोले कि मैं जहर खा लूंगी,
जो मुचक की दवाई होती है ना, चूहा मारने वाली दवाई होती है, वो तुरंत जैसे कोई आएगा उनको दिखाने के लिए थोड़ा सा यहां जीभ पे लगाएगा और वो एकदम बेहोश हो जाएगी। हॉस्पिटल में जाकर के देखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं है उसको, वो नाटक कर रही है। तो इस प्रकार से सुसाइड के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट है वो महिला के द्वारा ज्यादा किया जाता है और डेथ जो होती है वो पुरुष की ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद में है कंपल्सन के बारे में बात करते हैं। अनकंट्रोल्ड इंपल्स परफॉर्म एन एक्ट। इसके अंदर क्या है, अनकंट्रोल्ड इंपल्स ब्रेन के अंदर से आते हैं, अनकंट्रोल्ड आइडिया आता है और वो भी आइडिया के साथ में क्या करता है, वो एक्ट करता है, परफॉर्म एक्ट। एक बच्चों मैं आपको बताऊं, एक डिसऑर्डर है ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं ओसीडी। ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, अनवेलकम आइडिया कम इन द माइंड, अनवेलकम आइडिया कम इन द माइंड एंड नॉन एज द ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब यह हुआ कि अनवेलकम आइडिया आता है, जो आइडिया दिमाग के अंदर नहीं आना चाहिए वो आता है। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है अनवेलकम आइडिया कम इन माइंड नॉन एज ऑब्सेशन। कंपल्सन इज द एक्टिविटीज करता है when the unwelcome idea come in the mind then perform the activities। इसमें क्या है, कंपल्सन के अंदर क्या होती है, एक्टिविटी होती है और ये इस प्रकार से ऑब्सेशन अनवेलकम आइडिया आ रहा है और जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो एक्टिविटीज कर रहा है। तो इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब यहां पे ऑब्सेशन क्यों नहीं बताए, क्योंकि ये ऑब्सेशन है वो अनवेलकम आइडिया आ रहा है, मतलब ये थिंकिंग हो रहा है, तो ये तो डिसऑर्डर हो जाएगा थिंकिंग का। ये किसका डिसऑर्डर हो जाएगा, थिंकिंग का हो जाएगा, इसलिए यह मोटर एक्टिविटीज के अंदर नहीं लाया गया है। तो इसके अंदर क्या है, दो प्रकार का डिसऑर्डर है। एक तो कंपल्सन जिसके अंदर क्या है, अनकंट्रोलेबल इंपल्स और उसकी वजह से क्या है, परफॉर्म एन एक्ट, जिसकी वजह से क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एक बढ़िया उदाहरण दूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा। देखो, तो इसके अंदर दो प्रकार के डिसऑर्डर है। ऑब्सेशन है वो थिंकिंग डिसऑर्डर है और कंपल्सन है वो एक्टिविटी डिसऑर्डर है, मोटर एक्टिविटीज है ना। तो इस प्रकार से इसके ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, जिसके अंदर दो प्रकार के डिसऑर्डर एक साथ में देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ओसीडी। बच्चों आपने देखा होगा एक मेंटली इल पर्सन जो घर के अंदर बैठा हुआ है, उसके दिमाग में अनवेलकम आइडिया आता है कि ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ये कर लूं। जैसे उसके दिमाग में ये आता है कि मेरे हाथ गंदे हुए हैं, उसके दिमाग में ऐसे अनवेलकम आइडिया आता है, मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, या हर तरह की बात करता है, नहीं उसमें ये होगा या ये होगा, तो मेरे हाथ गंदे हुए, तो वो जा जा करके क्या होगा, बार बार धोएगा। उसके दिमाग में पहले तो ऑब्सेशन होगा कि नहीं मेरा हाथ गंदा हो गया है, मेरे को कहीं छुआ है, मेरे को इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो जाएगा तुरंत धोएगा। तो हाथ गंदा होना, इस प्रकार से दिमाग से अंदर से आइडिया आना ऑब्सेशन कहलाता है। और वो जा जा करके बार बार हाथ धोता है, ये क्या हो गया, ये एक्टिविटीज होगी, ये कंपल्सन हो गया। जैसे मरीज अपने रूम में है, रूम में लॉक लगा करके अपने ड्यूटी में जा रहा है, लॉक लगाया, लॉक लगाने के बाद में वहां गेट तक जाता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैंने लॉक नहीं लगाया। उसके दिमाग में इस प्रकार से अनवेलकम आइडिया आता है, उसके थ्रॉट आती है
तो बोले क्या करें, वो वापस वहां से गेट से वापस आता है, लॉक को देखता है, इस प्रकार से खींचता है, और खींचने के बाद में वापस बोले लॉक तो लगा हुआ है, फिर वो वापस जाता है गेट पे। उसके बाद में उसके दिमाग में वापस आता है अनवेलकम आइडिया कि नहीं लॉक नहीं लगा है, गड़बड़ है, वो वापस आता है। तो इस प्रकार से अन का वेलकम आइडिया आएगा, उसके थॉट आएगी, और जिसकी वजह से वो बार बार आ रहा है, जा रहा है, इस प्रकार से वो एक्टिविटीज करता है। तो ऑब्सेशन मतलब थॉट आना, और कंपल्सन मतलब एक्टिविटीज करना। आया समझ में? इस प्रकार से ये ओसीडी वाला डिजीज वाला कंडीशन पढ़ेंगे ना अपन, मैं पूरा डिटेल के सारे में बताऊंगा आपको क्या क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अनकंट्रोलेबल इंपल्स टू परफॉर्म एन एक्ट। वो अनकंट्रोलेबल इंपल्स आने की वजह से वो क्या करता है, एक्ट करता है, प्रक्रिया करती है, एक्टिविटीज करता है। जैसे घर में मरीज जो साइकेट्रिक पर्सन है वो बोलता है कि नहीं मेरे को पूजा करनी चाहिए, पूजा करने से उसको शांति मिलती है। वो बोलता है कि मेरे को पूजा करता हूं तो शांति मिलती है, तो वो घर में पूजा करता रहता है ना, ओम ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, क्या क्या मंत्र मंत्र बोलते हैं, पूजा करता है। अब उसके दिमाग में आता है, इस प्रकार से वो करता है, बोले नहीं पूजा करने से शांति मिलता है। अब वो घर में पूजा किया, घर के बाद में गया दुकान पे गया, अब दुकान में पूजा कर रहा है, सब ग्राहक व्राहक सब आए हुए हैं, वो खड़े हैं, परंतु नहीं वो एक्टिविटीज कर रहा है। बार बार उसके बाद में अनवेलकम आइडिया आता है, नहीं पूजा करने से शांति मिलती है, और वो एक्टिविटीज करता है, वो पूरा अगरबत्ती लगाया हुआ है और कर रहा है। उसके बाद में सामने दुकान के सामने मंदिर है, दौड़ करके वहां जाता है, वहां पूजा करता है, फिर बाद में वो वहां पे सामने पूजा वहां करता है, फिर वापस आता है, पूरा दुकान में घुमाता है उस दीपक को। तो इस प्रकार से अनवेलकम आइडिया आता है और वो अपने एक्टिविटीज करता है। अंडरस्टैंड? तो कंपल्सन के बारे में बात करता है, अनकंट्रोल इंपल्स आने की वजह से वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। रिपीट एन एक्ट विच इज may look undesirable to the viewers and the individual himself, it is the called compulsion. Washing hand repeatedly, देखो यहाँ पे वर्ड आया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, वॉशिंग हैंड रिपीटली, बार बार वो हाथ धोता है, उसके दिमाग में आता है कि मेरे हाथ में इंफेक्शन लग गया है, इसलिए वो बार बार हाथ धोता ही रहता है। चेकिंग द लॉक्ड डोर एट मेनी टाइम, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, बार बार दरवाजे को चेक करेगा, नहीं मैंने बंद नहीं किया, मैंने बंद नहीं किया, वो गेट पे जाएगा वापस आएगा, गेट पे जाएगा वापस आएगा। ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है। उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव। पर्सन या पेशेंट हर कमांड का अपोजिट करता है। एग्जाम्पल, एक कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का स्पेस देना। पेशेंट अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है जबकि उसको मुट्ठी खोलने के लिए कहा जाता है। मरीज को बोलते हैं मुट्ठी खोलो तो मुट्ठी बंद करेगा, मुट्ठी बंद करने के लिए बोलते हैं तो मुट्ठी खोलेगा। जब टेम्परेचर लेने के लिए, वैसे साइकेट्रिक पेशेंट को ओरली टेम्परेचर नहीं लिया जाता है, मान लीजिए मुंह खोलने के लिए, मुंह का ऑब्जर्वेशन करना है, मुंह खोलने के लिए बोलता है, बोलेंगे तो क्या करेगा, बंद करेगा। बंद करने के लिए मुंह को बोलते हैं तो वो खुला रख देगा। तो इस प्रकार के नेगेटिज्म जिसके अंतर्गत क्या कर रहा है, एक नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। तो इस प्रकार की कंडीशन बच्चों इस मोटर एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिलेगी। हाँ, हेलो, अच्छा मैं करता हूं, 1 मिनट बाद में फोन कर। देखिएगा, इस प्रकार की प्रक्रिया, सबसे पहले बात करते हैं डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटीज। अब जिसके अंतर्गत एक में तो इंक्रीज एक्टिविटीज बढ़ गई थी जिसमें मेनिया के अंदर, दूसरा है डिक्रीज एक्टिविटीज जिसके अंदर डिप्रेशन के अंदर बात किया। उसके बाद में डिस एक्टिविटीज के अंदर रिपीटेशन बिहेवियर जिसके अंतर्गत क्या स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज, जिसके अंदर क्या हो रहा था, स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज के अंदर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्टीरियोटाइप पोजीशन दूसरा है, और स्टीरियोटाइप पोजीशन के अंदर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात किए थे। दूसरा बात किया था स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज के अंदर मूवमेंट के अंदर जिसको बोलते हैं मैनरिज्म, और तीसरा था स्टीरियोटाइप स्पीच जिसको बोलते हैं वर्बिगेशन। तो क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में ऑटोमेटिज्म के अंदर बात करें, ऑटोमेटिज्म के बारे में बात करें तो इसके अंदर 2 टर्मिनोलॉजी था बच्चों।
एक तो था इकोलेलिया और एक था इकोप्रेक्सिया। एक तो था इकोलेलिया और एक था इकोफ्रेक्सिया। इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। और उसके बाद में इकोलेलिया क्या है, इकोफ्रेक्सिया क्या है, उसके बारे में बात किए। जैसे इकोलेलिया और इकोफ्रेक्सिया, लेलिया में क्या हो रहा था, वर्ड रिपीट होता है, और फ्रेक्सिया में क्या हो रहा था, मैंने आपको इस प्रकार से बताया, फ्रेक्स 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 फ्रेक्स, मतलब एक्टिविटीज रिपीट हो रही है। उसके बाद में नेगेटिविज्म के बारे में बात किए। उसके बाद में कंपल्सन, वायलेंस, सुसाइड, इसके बारे में बात किए। नेगेटिविज्म के अंदर मुंह खोलने के लिए बंद करते हैं तो बंद करता है, बंद के लिए बोलते हैं तो खोलता है, मुट्ठी के बारे में याद रखना। कंपल्सन के अंदर मैंने आपको ओसीडी के बारे में पूरा डिटेल के साथ में बता दिया हूं। उसके बाद में वायलेंस के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, जिसमें फिजिकल फोर्स इंक्रीज हो जाती है, जैसे रेप है, वॉर है ना। और उसके बाद में सुसाइड के अंदर क्या होता है, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, खुद को मारने की कोशिश करता है। इस प्रकार से आज की इस डिसऑर्डर के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया। यदि मैं कहूं कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी टर्मिनोलॉजी को आप अच्छी तरीके से याद करें। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में एग्जाम के अंदर तो एक दो टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक से आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।